लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट एफर्ट्स विद नीरू मिश्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका कि सभी कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन इसी के साथ उस एक्सपेक्टेशन पर भी पानी फिर गया, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार वैकेंसीज की संख्या थोड़ी ठीक ठाक होगी, काम के लायक होगी, मनोबल बढ़ाने वाली होगी। ओनली 400 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि एसडीएम का एक भी पद अभी नहीं है। सिविल सेवा के पद जिसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वो पद नगण्य हैं, बहुत ही कम हैं। और जो थोड़े बहुत पद हैं भी, उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम सिविल सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की एक बात सबसे अच्छी होती है, हम उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ते। और इसी आधार पर अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब तक प्री का रिजल्ट आएगा, तब तक ये वैकेंसीज़ की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, बढ़ के ठीक ठाक हो जाएगी। जिस तरह के अनिश्चितता भरे माहौल में हम जी रहे हैं, कैंडिडेट्स के अंदर निराशा का भाव आ जाना, निगेटिव थॉट्स का आ जाना ओवियस बात है। जिस तरह से पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज लगातार घटती ही चली जा रही है, अपने आप में एक निराशाजनक स्थिति उत्पन्न करता है। अब जिस पॉलिसी पे गवर्नमेंट चल रही है, उसको लगता है सरकारी पदों की, सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है, बहुत कम रह गई है, इसलिए ये पद घटा देने चाहिए, वैकेंसी लगातार घटाते जाना चाहिए। अगर मैं इस पर अपना मत रखूं, हालांकि मत रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उन्हें ज़रूरी नहीं लगता है कि वे लोगों के मत पर ध्यान दें, लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दें। लेकिन फिर भी हमें सोचना होगा कि क्यों उत्तर भारतीय राज्यों में ही सरकारी नौकरी के लिए इतना क्रेज है, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए इतनी मारामारी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में, जहाँ की शिक्षा का स्तर बेहतर है, आर्थिक स्तर पर भी उतनी असमानता व्याप्त नहीं है, रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, निजी क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, और वहाँ पर एक बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा के लिए विदेशों की ओर रुख कर लेते हैं, रोजगार के लिए विदेशों की ओर रुख कर लेते हैं। वहाँ सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारामारी नहीं है जितनी कि उत्तर भारतीय राज्यों में है। वहाँ पर युवाओं को रत्ती भर फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों की संख्या क्यों घटती चली जा रही है, सरकारी नौकरियाँ क्यों इतनी कम होती चली जा रही हैं। लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में इसकी विपरीत स्थिति है। क्या उत्तर भारतीय राज्यों में शिक्षा का सभी बच्चों के लिए एक जैसा स्तर है? क्या सभी को समान शिक्षा मिल रही है? क्या सभी को क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है? अगर ऐसा नहीं है, आर्थिक स्तर पर इतनी असमानता व्याप्त है, रोजगार के अवसर जो कि पहले से ही बहुत सीमित थे, अब लगातार सीमित होते चले जा रहे हैं, तो उत्तर भारतीय राज्यों के ज़्यादातर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिससे कि वे अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं, एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार इसीलिए दिया गया है कि जो हमारे देश में आर्थिक असमानताएं विद्यमान हैं, शैक्षणिक स्तर पर असमानताएं विद्यमान हैं, जिन लोगों का पॉलिसी मेकिंग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको भी पॉलिसी मेकिंग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसीलिए सरकारी नौकरियों का और सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें कि योग्यता के आधार पर चयन करके आबादी के उस भाग को भी पॉलिसी मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। लेकिन लगातार वैकेंसीज को कम कर देना या लेटरल एंट्री जैसी पॉलिसीज़ को ले आना इस कॉन्सेप्ट पर कुठाराघात है, इस कॉन्सेप्ट को कमज़ोर करता है। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि स्केलिंग का मुद्दा, जिसको कि अभी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इसके अलावा हर साल क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस डिबेटेबल होते हैं, विवादास्पद होते हैं, गलत होते हैं, जिनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लेट लतीफ़ी का शिकार हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। क्या ये क्वेश्चन जानबूझकर गलत डाले जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स को अनावश्यक रूप से फ़ायदा मिल जाए? कुछ कैंडिडेट रिजल्ट आने पर जो अंदर होते हैं, कुछ दिनों बाद वो बाहर कर दिए जाते हैं। इस तरह ये अंदर बाहर का खेल करने के लिए क्यों क्वेश्चंस को गलत दिया जाता है, इसके पीछे क्या मंशा रहती है, ये तो आयोग ही समझता है और कुछ हद तक कैंडिडेट्स भी समझते हैं।
एग्जामिनेशन प्रोसेस में सुधार होना चाहिए और इसके लिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिस्टम का हिस्सा बनकर इस सिस्टम में सुधार कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जब तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं तब तक सिस्टम में सुधार करने का आपके पास एक ही तरीका है, वो है आपका वोटिंग राइट। और इसका अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सदुपयोग करें तो ही अच्छा होगा। भावनाओं में बहकर इस वोटिंग राइट को व्यर्थ ना करें। तो अब जब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इन सब नेगेटिव बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने मुद्दों पर एकजुट रहना होगा, लेकिन अभी जो है हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता के इस श्लोक को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, तैयारी को गति देनी होगी। निगेटिव बातों को, निराशात्मक भावों को अलग रख देना होगा। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 5 मार्च है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 2 मार्च तक ही फीस सबमिट की जा सकती है। तो आप 2 मार्च को ही लास्ट डेट मानकर चलें। जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उसको याद करके फॉर्म को फिलअप कर दें। और अगर आप इस नोटिफिकेशन के आधार पर किसी एक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, किसी एक सीट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपने प्रयत्न करें, उसमें कोई कमी ना छोड़ें। निगेटिव चीज़ों से प्रभावित होकर अपनी तैयारी में कमी कर देते हैं, अपनी कोशिशों में कमी कर देते हैं, 100% अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो फिर ये अपने आप से अपनी असफलता सुनिश्चित करने जैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, कम से कम उनमें तो आपको कमी नहीं करनी चाहिए। आपको पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर अपरिहार्य कारणों से इसमें बदलाव ना किया गया तो 13 जून को आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। आप फॉर्म भरते टाइम ध्यान से फॉर्म को भरें। अगर आप फॉर्म भरते टाइम ही कोई गलती कर देते हैं तो वैसे तो आपको मॉडिफिकेशन का एक चांस दिया जाता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप ध्यान से फॉर्म को भरें, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में ही आप गलती कर देते हैं तो आपके मनोबल पे, आपकी मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत ध्यान से, सावधानी से फॉर्म को भरें। फॉर्म भरते टाइम आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज़ करना है। स्केलिंग का जो भी मुद्दा हो जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है, लोग ऑप्शनल को लेकर असमंजस की स्थिति में आ गए हैं, तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जो आपका ऑप्शनल है वही आप रखिए, उसी पे अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप कोई ऐसा ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपको बिना स्केलिंग के फ़ायदा हो जाए, तो भले ही आप दूसरा ऑप्शनल ले सकते हैं। अदरवाइज जो ऑप्शनल आपने पहले से ही चूज़ किया है, अभी तक आपने जो रखा है, उसी पर मेहनत करिए, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। प्री में GS 1 का पेपर 200 मार्क्स का है, GS 2 का पेपर 200 मार्क्स का है। GS 2 का पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अभी से इस पेपर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप इसमें फिर भी कठिनाई महसूस करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन्हीं को बेस बनाकर थोड़ा थोड़ा टाइम इस पेपर पर दे सकते हैं। GS 1 के पेपर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तय होती है, तो आपको अपना पूरा फोकस GS 1 के पेपर की तैयारी में लगाना चाहिए। जब हम पेपर देके आते हैं तो बहुत दिन तक कट ऑफ की स्पेक्यूलेशन की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पास होंगे या फेल होंगे, इस असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए मैं ये कहूँगी कि आप 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन को अपना टारगेट बनाइए। 110 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। 110 क्वेश्चन ठीक होना नेगेटिव मार्किंग के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। 150 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो कि कहीं से भी आ जाते हैं, जिनको आप किसी भी तरह से तैयार नहीं कर सकते, आप चाहे 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की भी पढ़ाई करें, वो क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते हैं, वो आपकी पहुंच के बाहर हैं। तो वो क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते हैं। उनको अगर आप छोड़ दें तो जो चीज़ आपकी पहुंच में है, जो चीज़ आप तैयार कर सकते हैं, अगर वो पूरी तरह से आप तैयार कर लें तो 110 क्वेश्चन का टारगेट अचीव किया जा सकता है। और जब आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप श्योर रहते हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। आप बिना रिजल्ट की परवाह किए अपने मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप निश्चिंत होंगे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं। इसलिए कम से कम 110 क्वेश्चन को सही करने का आपको टारगेट बनाना चाहिए, और ये आप कर सकते हैं अगर चाहें। ये प्री का सिलेबस जो कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड पढ़ा भी नहीं जा सकता है, और सिलेबस तो आपके पास होगा ही, आप उसको देख लीजिए। उसमें 7 टॉपिक्स में पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो विस्तृत रणनीति वाली वीडियो में
मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। इसमें कुछ बुक्स मैंने प्री के हिसाब से और ऐड की हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप इतनी बुक्स को रखते हैं तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन बुक्स की जगह कुछ और बुक्स आपके पास हैं, आप उस मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसी मटेरियल को फॉलो करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही बुक्स ले, जो आप फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करिए, लेकिन पूरी तरह से फॉलो करिए। जो आपका सिलेबस है वो उस बुक लिस्ट से कंप्लीट होना चाहिए, उस स्टडी मटेरियल से पूरा होना चाहिए। अब जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आ गया है, चारों तरफ स्टडी मटेरियल की भरमार हो जाएगी और आप ये मटेरियल वो मटेरियल सब मटेरियल जमा करने के चक्कर में कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि बुक्स को लिमिटेड रखिए, स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखिए। अब ऐसा नहीं करना है कि 1-2 महीने आप स्टडी मटेरियल को जुटाने में ही निकाल दें, रणनीति बनाने में ही निकाल दें। कभी आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। एक बार आप सिलेबस को देखकर स्टडी मटेरियल ले लीजिए, स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि बुक्स भी रखते हैं, फिर आप कोई और स्टडी मटेरियल भी फॉलो करते हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल फॉलो करते हैं, तो अगर आप 2 नावों में एक साथ पैर रखेंगे, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आप जो मेन बुक्स हैं, एडवांस बुक हैं, उनको भी रखे हुए हैं, एनसीईआरटी भी रखे हुए हैं, और आप दोनों तरफ भाग रहे हैं, तो दोनों नावों में अगर आप पैर रखेंगे तो आप निश्चित ही डूबेंगे। इसलिए एक तरफ आपको रहना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करिए। अगर आपको विश्वास है कि वो आपका सिलेबस पूरा कर देगा, आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उसी मटेरियल को फॉलो करिए। अगर वैसा नहीं है तो आप अपनी बेसिक बुक्स को ही अपना आधार बनाइए, अपनी तैयारी का आधार बनाइए। एनसीईआरटी और जो कुछ सब्जेक्ट की एडवांस बुक हैं उन्हीं बुक्स को आप लेकर चलिए। आप इधर उधर ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें, बहुत सारे मटेरियल को ढूंढने की और जुटाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% अपनी असफलता को आमंत्रित करेंगे। जब हम प्री के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं तो प्री की स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपना सिलेबस 13 मई तक कंप्लीट करें। 13 जून को आपको एग्जाम में अपीयर होना है। आपको अपना सिलेबस 13 मई तक कंप्लीट करना है। 1 मंथ आप सिर्फ अपनी तैयारी को धार देने में, रिवीजन करने में, और जो छोटी मोटी चीज़ें आपसे छूट गई हैं उन चीज़ों को करने में ही लगाएं। वो 1 मंथ आपको रिजर्व रखना है सिर्फ इस चीज़ के लिए। जब हम सिलेबस में दिए गए 7 टॉपिक्स को सब डिवाइड करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना है। तो इस तरह से जब हम अपने सब्जेक्ट को सब डिवाइड करते हैं तो ये 15 से ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि अभी से आपके पास ओनली 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, 100 डेज का टाइम मैक्सिमम बचा हुआ है। तो इसमें आप कैसे कैसे करेंगे? अगर आप अभी से इस तरह से हिसाब लगाते हैं कि अभी तो 3 मंथ बचे हुए हैं, 4 मंथ बचे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि अभी बहुत टाइम है, आप तैयारी कर लेंगे, आप अपनी तैयारी में ढील ढमेल डाल सकते हैं। लेकिन जब आप सब इस तरह से देखते हैं कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो 15 सब्जेक्ट तक हो जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट को आपको तैयार करने के लिए 5 से 6 दिन का ही टाइम है। अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है प्री के लिए भी। और इस टाइम में ही आपको मेंस की तैयारी भी अपने साथ के साथ करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर भी लेते हैं और अगर आपने मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की हुई है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मेंस में जाके अटक जाएंगे। अभी कुछ सालों से जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो करंट के क्वेश्चंस की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जो समसामयिक मुद्दे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि करंट के मुद्दों की तैयारी पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट की तैयारी को आप लास्ट के लिए ना छोड़ें, इसको अभी से तैयार करें। अगर आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था तो आपके अक्टूबर-नवंबर तक का करंट अफेयर तो तैयार होगा। एक बार आप उस करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब ट्रेंड ये बन गया है कि 1-2 साल पुराना करंट भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो इसलिए आप वो जो पहले आपने पढ़ा है, जो तैयारी की है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद से अभी से लेके जनवरी से लेके और जब तक एग्जाम होगा तब तक के करंट को आपको डीपली बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। करंट तो इतना वास्ट है कि आप जितना भी तैयार करें वो कम ही रहता है। अगर आपने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप लास्ट में बहुत हौच पौच का शिकार हो जाएंगे, आप करंट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल को छोड़ देना चाहिए, आप मॉडर्न इंडिया पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं ये कहूँगी कि जिन चीज़ों पर आपकी पहुँच है उन चीज़ों को आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन चीज़ों पर पहुँच नहीं है
जिन चीज़ों पर हम पहुंच नहीं सकते, जो क्वेश्चन हम कितना भी पढ़ के अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही होगा, वो पार्ट आपको छोड़ना ही होगा। लेकिन जो पार्ट पे आपकी पहुंच है, जिन चीज़ों पर आप पहुंच सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो सिलेबस में कही गई हैं, उन चीज़ों को तो आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उन चीज़ों में भी कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए चलें, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। कोई भी सिलेबस का पार्ट आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, आपको सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही होगा। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि बहुत सारे लोगों का मानना ये हो गया है कि घटना चक्र के पूर्वालोकन, जो कि पहले प्री का एग्ज़ाम क्रैक करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, अब उतने यूज़फुल नहीं हैं, काम नहीं आते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ घटना चक्र को आप पढ़ के अगर एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो फिर तो दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है, दुर्घटना हो सकती है। मैंने अपनी रणनीति वाली जो वीडियो है उसमें ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे घटना चक्र के जो पूर्वालोकन है उसके साथ अपनी मेंस वाली बुक को रख के पढ़ें। तो पूर्वालोकन को आपको आधार बना के अपनी प्री की तैयारी करनी है और उसके साथ अपनी बेसिक और एडवांस बुक्स को भी मिला के पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की जो 11th-12th की बुक हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, वही कर भी पाएंगे। अब 3 मंथ्स में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर आप महेश वर्णवाल की बुक भी इसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन आप कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैप वाले क्वेश्चन हैं इसके लिए आपको एटलस का सहारा लेना चाहिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर मैप पर भी देखते रहें, मैप पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। इकॉनमी में बेसिक के लिए आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी वाली बुक है लोग और अर्थव्यवस्था, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। इकॉनमी में ज़्यादातर पोर्शन करंट से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो इकॉनमी में मुद्दे चल रहे हैं करंट से रिलेटेड उनको तैयार कर लेने चाहिए। इकॉनमी में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड होते हैं। पॉलिटी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत वाली बुक से तैयार कर लेने चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पार्ट है उसको आपको तैयार कर लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। उसके साथ जो शेड्यूल दी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए जो शंकर आईएएस की बुक है जो सबसे ज़्यादा रेफ़र की जाती है, अब वो बुक शायद हिंदी में भी आने लगी है, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, प्लस करंट को इसके साथ मिला के पढ़ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट भी आपका तैयार हो जाएगा, इस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड की नहीं भी हैं तो भी आपको साइंस सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए, तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। बायोलॉजी आपको ध्यान से पूरी तरह से कवर करनी है। यूपी स्पेशल के लिए आप दृष्टि की या परीक्षा वाणी की कोई भी एक बुक ले सकते हैं और इसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। कभी कभी तो यूपी से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रोड़ा अटकाती हैं वो ये कि एक तो निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद प्री का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना बहुत इजी नहीं रहा है। गलती हम वही कर देते हैं कि हमें पहले वाली आदत है कि हम पूरा का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आप अपना 110 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाकर चलें। इसके लिए आपको रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जो भी पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते चले जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। इतना वास्ट सिलेबस है कि आप लास्ट में सोचें कि रिवीजन कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ रिवीजन करते चलें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आज पढ़ी है तो नेक्स्ट टॉपिक आप तभी पढ़िए जब आप पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज कर लें। अगर आप इस तरह से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपने तैयारी की है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपका ये इतना पोर्शन, इतनी चीज़ें तैयार हैं, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम में 2, 3, 4 मार्क्स से हर बार चूक जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम के पहले प्रेशर होता है और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस टाइम जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। वो कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत सारा पढ़ने से
कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बल्कि जो बहुत सारा पढ़ा और रिवाइज किया उससे कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो कुछ आपने पढ़ा है अगर रिवाइज भी करते चलते हैं उसको साथ में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने पढ़ा है कम से कम उसमें तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जो भी आपको आता है वो क्लियरिटी से आना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन को देखकर आपको कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई तुक्का वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि ये या ये, बल्कि आपको सही ऑप्शन क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए कि इसका यही आंसर होगा। कन्फ्यूजन वाली स्थिति और तुक्का वाली स्थिति हमेशा ही गड़बड़ करा देती है। नेगेटिव मार्किंग वाले सिस्टम में जो क्वेश्चन आपने सही भी किए उनको भी ले डूबती है। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस पर आपको लगातार ध्यान देना है। तो इस तरह से जो फिक्स टाइम हमारे पास है उसके अंदर अंदर हमें जो सिलेबस दिया गया है, हमने उसके लिए जो स्टडी मटेरियल चूज़ किया है, जो बुक्स को हमने चूज़ किया है, उन बुक्स को पूरी तरह से गहराई से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करनी है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। रिवीजन और प्रैक्टिस पर लगातार ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपको जो भी डिसाइड करना है आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए। जो भी रणनीति बनानी है जल्दी से बना लीजिए। आप बार बार रणनीति में बदलाव ना करें कि आप अभी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, आज आपने एनसीईआरटी निकाली आप उसको पढ़ रहे हैं, कल आपके सामने कोई दूसरी बुक आ गई और फिर आप एनसीईआरटी छोड़ के आप वो बुक देखने लगे, परसों आपके सामने कोई स्टडी मटेरियल आ गया, कोई ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स आपके सामने आ गए, फिर आप उस नोट्स को देखने लगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप पक्का भटकाव का शिकार हो जाएंगे। अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरिए। अगर आप पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरते हैं तो आपके जीतने की संभावना हमेशा बनी हुई है। आप बिल्कुल जीतेंगे, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ या शॉर्टकट तरीके से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप अपनी असफलता को स्वयं ही आमंत्रित करेंगे, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड तैयारी करने का तरीका होता है, वो यही होता है कि जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए और जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको समझा जाए और लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस किया जाए। अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे कमिटमेंट के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो आप निश्चय ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हम इस चैनल पर मुख्यतः मेंस की परीक्षा को फोकस करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में GS 1 का यूनिट 1 जो कि कला और संस्कृति से संबंधित है उसको एक्सपेंड किया था, बताया था कि उसके अंतर्गत हमें क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मेंस की परीक्षा की तैयारी करेंगे। अगर आप प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी क्यों अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जो फर्स्ट वीडियो है, जो कि मोटिवेशनल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।